तुम पहले से ही शादीशुदा हो, फिर से रजिस्ट्रेशन कराने क्यों आई हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि दूसरी शादी एक अपराध है? अक्षरा मल्होत्रा हैरान रह गई। कोर्ट से बाहर निकली, उसके हाथ में एक नया छपा हुआ शादी का प्रमाण पत्र था। जो आदमी उसके साथ शादी का रजिस्ट्रेशन करवाने आया था, उसने उस खूबसूरत महिला की ओर देखा और अफसोस जताते हुए कहा, मिस मल्होत्रा, आप पहले से ही शादीशुदा हैं। आपने मुझसे नकली शादी के लिए क्यों संपर्क किया? ये कहकर वह जल्दबाजी में चला गया। अक्षरा ने अपने होंठ काटे, अभी भी सदमे में थी, क्योंकि उसने कभी किसी को डेट तक नहीं किया था, तो वह शादीशुदा कैसे हो सकती है? उसने अपने हाथ में पकड़े कागज की ओर देखा। प्रमाण पत्र की फोटो में लड़की थोड़ी टेंशन में थी और उसकी मुस्कान थोड़ी उदास दिख रही थी। उसकी लड़की के आंख के कोने पर एक तिल था, जो साबित कर रहा था कि वह वाकई में वही थी, जहां तक उस आदमी की बात थी। वो दिखने में बहुत हैंडसम था। उसकी पतली होंठ हल्के से मुस्कुरा रहे थे और वह कैमरे की ओर ऐसे देख रहा था जैसे पेपर के पार से भी उसकी गहरी नजरें देख रही हों। उसके रहस्यमय व्यक्तित्व और प्रभावशाली उपस्थिति को काले और सफ़ेद फोटो में भी छिपाया नहीं जा सकता था। उसने नाम देखा, रेहान सिंह। वह पक्के तौर पर जानती थी कि उसने इस आदमी को कभी नहीं देखा। आखिर ये सब क्या हो रहा था? अक्षरा ने अपना फ़ोन निकाला, प्रमाण पत्र की एक फ़ोटो खींची, व्हाट्सएप खोला और एक ब्लैक कोट पहने वाले आदमी को फ़ोटो भेजा और कहा, पता करो ये कौन है। तुरंत जवाब आया, हो जाएगा। तभी अक्षरा ने अपनी उलझन को कुछ देर के लिए किनारे रखा। उसने अपनी पुरानी इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाई और एक पॉश इलाके की ओर बढ़ी, मल्होत्रा परिवार के विला की तरफ। आज उसकी बड़ी बहन सनाया मल्होत्रा का खास दिन था। उसके होने वाले पति की सगाई के लिए घर आना था। घर को शानदार तरीके से सजाया गया था और नौकर लोग व्यवस्थित रूप से काम में लगे हुए थे। आज कुछ अस्थायी कर्मचारी भी काम के लिए बुलाए गए थे। अक्षरा ने अपना स्कूटर एक कोने में खड़ा किया और नौकरों और कामगारों की बातचीत सुनी जब वो बगल से गुजरी। ये कौन है? ये तो कितनी सुंदर है। चुप रहो, ये वो है, वो जिसे मालिक नहीं मानते। उसकी माँ वो थी जिसने मालिक के साथ संबंध बनाए थे। जब मिसेज मल्होत्रा को बच्चा होने वाला था, तब ये गर्भवती होकर आधमकी और अधिकार मांगने लगी। उसी दिन दोनों ने बच्चे को जन्म दिया। इस औरत की तो हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। उसने किसी भी बहाने से घर नहीं छोड़ा। कम से कम मिस अक्षरा को अपनी औकात पता है। उसने जूनियर हाई स्कूल के समय ही घर छोड़ दिया और फिर सालों तक वापस नहीं आई। आज वो यहाँ क्या करने आई है? ये तो। अक्षरा ने अपनी नज़रें झुकी रखीं, जैसे कुछ सुना ही न हो, और सीधे लिविंग रूम की तरफ बढ़ी। उसकी माँ अंजलि कुमारी दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थीं। वो अभी भी अपनी उम्र में भी आकर्षक लग रही थीं। जैसे ही उसने अक्षरा को देखा, उसे ऊपर की ओर ले जाने लगी। चलो, अपनी बहन से मिलो। और हाँ, शादी का प्रमाण पत्र मिल गया? अक्षरा की आवाज़ में कोई भाव नहीं था। हाँ, मिल गया। ये तकनीकी रूप से सही था, भले ही दूल्हा कोई और था। ये ठीक है। तुम्हें अपनी जगह याद रखनी चाहिए। अक्षय सिंह तुम्हारी बहन का मंगेतर है। वो एक बड़े प्रतिष्ठित खानदान से है और तुम जैसी अवैध संतान उस काबिल नहीं हो सकती। केवल तुम्हारी बहन ही उसके लायक है। इन शब्दों को सुनकर अक्षरा की आंखों में एक हल्की सी तिरछी मुस्कान उभरी। अक्षय सिंह दिल्ली के सबसे प्रतिष्ठित सिंह परिवार का छोटा पोता था। उसने ने कॉलेज के 4 सालों में अक्षरा का पीछा किया और फिर यूनिवर्सिटी फाइनल रिजल्ट डे पर सनाया को प्रपोज किया। प्रपोजल की बात सुनते ही अंजलि ने अक्षरा को तुरंत किसी और से शादी करने को कहा ताकि अक्षय के साथ उसके बीच की संभावनाओं को खत्म कर सके। हमेशा ऐसा ही होता था। जब भी उसके और सनाया के बीच किसी भी तरह का हित का टकराव होता, अंजलि उससे बिना शर्त उसे छोड़ने की मांग करती। क्योंकि वो एक नाजायज संतान थी, उसका पैदा होना ही एक गुनाह था। बचपन में उसे यह मानने के लिए मेंटली रूप से तैयार किया गया था कि उन सभी कठिनाइयों का सामना करना उसके लिए स्वाभाविक था। लेकिन अब वो मासूम नहीं थी। अक्षरा की आंखों में एक अलग से चमक थी। उसने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, माँ, हमने तय किया था, यह आखिरी बार है। अंजलि ही असली वजह थी। वही हर दिन मल्होत्रा परिवार से चिपकी रहती और यही चाहती थी कि अक्षरा सनाया के लिए अपनी हर खुशी कुर्बान कर दे। अक्षरा अब अपनी जिंदगी उसकी वजह से बर्बाद नहीं करेगी। आज का दिन वह उसे जन्म देने का कर्ज चुकाने के लिए था। इसके बाद वो दोनों बराबर हो जाएंगे। अंजलि चिढ़कर बोली, सुन लिया। उनकी बातों के बीच वे सनाया के कमरे में पहुंच गए।
सनाया उस खूबसूरत ड्रेस में एक राजकुमारी जैसी लग रही थी। वह सोफे पर बैठकर अपनी ज्वेलरी चुन रही थी और कमरा गहनों की चमक से भरा हुआ था। साधारण कपड़ों में भी अक्षरा के सनाया को सुंदरता में कड़ी टक्कर दे रही थी। सनाया ने उसे देखते ही पूछा, अक्षरा, तुम यहाँ कैसे आ गई? अक्षरा कुछ बोलती उससे पहले ही अंजलि ने कहा, सनाया, अक्षरा आज शादी करके आई है। सनाया ने हैरानी से पूछा, इतनी जल्दी? कौन है वो? क्या वो अक्षय से बेहतर है? अंजलि ने तंज कसते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। पूरे दिल्ली में अक्षय से बेहतर कोई नहीं है। सनाया, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये किसी अच्छे आदमी को ढूंढ सकती है? वो भिखारी से कम नहीं है। उसे तो यहाँ आने में भी डर लग रहा था कि कहीं उसकी गरीबी सनाया को बुरी न लगे। सनाया ने हल्के से जलन भरे लहजे में कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? अक्षरा इतनी सुंदर है, नहीं तो अक्षय उसे 4 साल तक क्यों पसंद करता? खूबसूरती का क्या फायदा? एक टूटी चप्पल सिर्फ फटे मोजे के साथ ही मेल खाती है। उसके जैसे हालात वाले को समाज का निचला तबका ही अपनाएगा। अक्षय तो सिर्फ अक्षरा को खिलौने की तरह यूज करना चाहता था। केवल तुम, सनाया, अपने स्तर के हो जो अक्षय के योग्य हो। अक्षरा ने तिरछी निगाह से देखा, लेकिन इन बेवजह की बातों का जवाब देने की जरूरत नहीं समझी। उसी समय सनाया ने अपने गहने पहनना खत्म किया। वह अपनी हील्स पहनना चाह रही थी, लेकिन टाइट ड्रेस के कारण झुक नहीं पा रही थी। सनाया ने हल्की मुस्कान के साथ अक्षरा की ओर देखा। अंजलि ने तुरंत अक्षरा को धक्का दिया, बेकार लड़की, हमेशा से ही इतनी अकल की कमी है। तुम्हारी बहन को दिक्कत हो रही है, अब जाओ और उसके जूते पहनने में मदद करो। अक्षरा के चेहरे पर चुप्पी छा गई, हमेशा की तरह। क्या अंजलि को अभी भी लगता है कि वो वही मासूम, अनजान बच्ची है जो तंग किए जाने पर भी चुप रहती थी? उसकी आंखों में हल्का सा गुस्सा था और आवाज में नाराजगी की झलक, आप खुद ही कर लो। अंजलि कुमारी ने गुस्से में कहा, अक्षरा, ये कैसा बर्ताव है? क्या तुझे लगता है कि शादी करके तू पर लगाकर उड़ने लगी है? तेरा पति तो एक मुफ्तखोर है। आखिर में तुझे मल्होत्रा परिवार पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। अंजलि ने आवाज ऊंची करते हुए कहा, अगर आज तू अपनी बहन से सुलह नहीं करेगी तो एक दिन आएगा जब तू और तेरा पति उसी के पास मदद के लिए गिड़गिड़ाओगे। और मल्होत्रा परिवार ने तुझे पाला है तो तुझे परिवार की सेवा एक नौकर की तरह करनी चाहिए। उसी वक्त दरवाजे पर एक लंबा चौड़ा आदमी दिखा। ये उसके पिता राज मल्होत्रा थे। उन्होंने भौहें तिरछी की, एक खास मेहमान आने वाला है और तुम लोग यहाँ झगड़ रहे हो? सनाया खामोश रही, मासूम बनने का नाटक करते हुए, लेकिन अंजलि ने तो पूरी तरह से खुद को पीड़ित के रूप में पेश करना शुरू कर दिया। ये सब इस मनहूस लड़की की वजह से है। शादी के बाद से ये अपनी माँ को ही आंखें दिखा रही है। राज ने अपनी नज़रें अक्षरा पर टिका दी, तूने शादी कर ली, हमें बताया तक नहीं, ताकि हम तुझे किसी अच्छे इंसान से मिलवा सके। शादी का सर्टिफिकेट कहाँ है, दिखा मुझे। अजनबी से महसूस होने वाले अपने पिता की इस नकली चिंता का सामना करते हुए अक्षरा एक पल के लिए झिझकी और फिर अपने बैग से प्रिंटआउट निकालकर दिखा दिया। पर अगले ही सेकंड अंजलि ने वो कागज झपट लिया। जरा देखूं, किस नालायक से शादी की है इसने? सनाया ने उत्सुकता से पूछा, पापा, ऐसा कौन आ रहा है जिससे आप इतने घबराए हुए हैं? मेहमान का नाम याद करते ही राज का चेहरा खिल उठा। उन्होंने बड़े जोश में ऐलान किया, वो आ रहे हैं, रेहान सिंह। अक्षरा ये सुनकर एकदम चौंक गई। कौन? नोट, अगर आपको कहानी पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो कमेंट कीजिए, मैं बता दूंगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सनाया थोड़ी उलझन में दिखी, ये रेहान सिंह कौन है? क्या वो सच में इतने खास हैं? अक्षरा भी अब दिलचस्पी ले रही थी और ध्यान से सुन रही थी। उसका कुछ नेटवर्क तो था, लेकिन उसने कभी रेहान सिंह का नाम नहीं सुना था। राज मल्होत्रा बोले, ये तो नॉर्मल है कि तुम उसे नहीं जानती, क्योंकि वो एक मिस्टीरियस ही है। मैंने खुद उसे कभी नहीं देखा। वो अक्षय सिंह का चाचा है और सिर्फ 28 साल की उम्र में ही वो सिंह परिवार का असली मुखिया बन चुका है। अंजलि ने हैरान होकर कहा, क्या वो अक्षय से भी अच्छा मैच होगा सनाया के लिए? राज ने गुस्से में टोका, बकवास बंद करो, मिस्टर सिंह शादीशुदा हैं। अक्षरा की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। शादीशुदा? अगर वो सच में उसी शादी के सर्टिफिकेट वाला शख्स है तो लगता है कि रेहान सिंह को इस सब के बारे में पता होना चाहिए। अंजलि थोड़ी मायूस होकर बोली, उसकी बीवी कौन है? वो तो सनाया से भी ज्यादा खुशनसीब निकली। अक्षरा ने तुरंत राज की ओर देखा और उसे कहते सुना, मुझे नहीं पता,
ये कहा जाता है कि वो और उसकी पत्नी सोशल इवेंट से ज़्यादा लगाव नहीं रखते। राज सोच में पड़ते हुए बोले, पता नहीं उसने अचानक आज यहाँ आने का फैसला क्यों किया। सिंह परिवार दिल्ली शहर का सबसे बड़ा परिवार है और उसके मुखिया का रुतबा बहुत ही ऊंचा है। मल्होत्रा परिवार भी अच्छे पैसे वाला है, लेकिन फिर भी सनाया का रिश्ता ऊपर के परिवार में हो रहा है। अगर खुद सिंह परिवार का मुखिया इस शादी में आता तो ये अपने आप में बड़ी बात होती, फिर भी वो खुद सगाई में क्यों आ रहे हैं? अंजलि ने बीच में बात काट दी। शायद सनाया की खासियत ही ऐसी है कि सिंह परिवार ने उस पर ध्यान दिया। ये हीरे का नेकलेस तो इतने खास मेहमानों के लिए कुछ भी नहीं है, चलो कुछ और शानदार ढूंढते हैं। उसने प्रिंटआउट वापस अक्षरा के हाथ में थमाया और सनाया को साथ लेकर नए गहने चुनने निकल गई। उसका झुकाव सनाया की ओर कुछ ज्यादा ही लग रहा था, जैसे वो उसकी खुद की बेटी हो। अक्षरा ने बस हल्का सा तंज कसते हुए मुस्कुराया, सर, सिंह परिवार आने ही वाला है। बटलर ने राज को याद दिलाया। वो अक्षरा के पास से गुजरे तो बड़े ही बेरुखी से बोले, बहुत दिनों बाद घर आए हो, खाना खाकर। अक्षरा ने सिर हिला दिया। वो भी रुककर देखना चाहती थी कि ये रेहान सिंह असल में कौन है। उधर ऊपर के कमरे में अंजलि सनाया को गहने चुनने में मदद कर रही थी और खुद ही उसे पहनाने लगी थी। इस सुंदर दिखने वाली लड़की को देखकर अंजलि अपनी खुशी और संतुष्टि छिपा नहीं पाए। 20 साल पहले अगर स्मृति उर्फ मिसेज मल्होत्रा से नहीं होती तो उसने खुद राज मल्होत्रा से शादी कर ली होती। स्मृति से नफरत के चलते ही उसने अपनी चालें चली और उसी दिन अपनी बेटी को अस्पताल में बदल दिया। अब उसकी बेटी की शादी इतने बड़े धूमधाम से हो रही है और स्मृति उसकी खातिर इतना महंगा दहेज भी तैयार कर रही है। जहां तक अक्षरा का सवाल है, जो अब नाजायज बेटी बन चुकी है, वो तो खाली हाथ है और उसे एक मामूली लड़के से शादी करनी पड़ी। कहां से कहां पहुंचा दिया उसने। अंजलि को यकीन था कि मिसेज मल्होत्रा को ये सब भुगतना ही चाहिए। नोट लिस्टनर्स, मतलब अंजलि ने अपनी बेटी जो कि सनाया थी उसको 20 साल पहले अक्षरा के साथ बदल दिया था। सनाया जो कि अंजलि की बेटी थी अब वो स्मृति मल्होत्रा की बेटी बन गई थी। स्मृति जो कि राज मल्होत्रा की लीगल वाइफ थी। वही अक्षरा अब अंजलि की बेटी हो गई थी और वह जायज से नाजायज बेटी हो गई थी, और इसी कारण अंजलि उससे हमेशा गुस्से से बात करती थी। मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। आइए तब आगे बढ़ते हैं। नीचे अक्षरा सीढ़ियों के साए में चुपचाप खड़ी थी, दरवाजे की ओर नजरें टिकाए, बस इंतजार कर रही थी कि सिंह परिवार पहुंचे। कुछ देर बाद मिसेज मल्होत्रा उर्फ स्मृति मल्होत्रा धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरी, एक नौकर के सहारे। उन्होंने बैंगनी रंग की ड्रेस पहनी थी और थोड़ी कमजोर लग रही थीं। उनके चेहरे पर एक गंभीर और सम्मानित रूप था। नौकर ने धीरे से कहा, मैडम, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपके लिए नीचे आना ठीक नहीं है। मिसेज मल्होत्रा ने सिर हिलाया और खांसते हुए बोली, नहीं, मैं सनाया के इस खास दिन को मिस नहीं कर सकती। उन्होंने अक्षरा को नहीं देखा और दरवाजे की ओर बढ़ गईं। अक्षरा ने उनकी ओर देखा, उसकी आंखों में मिसेज मल्होत्रा के लिए चिंता साफ दिख रही थी। मजेदार बात यह थी कि मिसेज मल्होत्रा, जिन्हें शायद अक्षरा से सबसे ज्यादा नाराज होना चाहिए था, वही अकेली शख्स थी जो उसके लिए इस परिवार में अक्षरा की चिंता करती थीं। अंजलि ने कभी माँ का फर्ज निभाया नहीं और अक्सर बचपन में अक्षरा को खाना खिलाना तक भूल जाती थी। अक्षरा इतनी दुबली और कमजोर थी कि जैसे ही उसने चलना सीखा, उसने कचरे के डिब्बों में खाना ढूंढना शुरू कर दिया। एक दिन मिसेज मल्होत्रा ने उसे ऐसा करते हुए देखा और तब से हर दिन उसके लिए बगीचे में खाना छोड़ने लगीं। उन्होंने ये सिलसिला पूरे 12 सालों तक जारी रखा। अगर मिसेज मल्होत्रा की मेहरबानी ना होती तो शायद अक्षरा भूख से मर ही जाती। जैसे जैसे मिसेज मल्होत्रा आगे बढ़ रही थीं, उनके खांसने की आवाज़ बार बार गूंज रही थी और ये सुनकर अक्षरा के चेहरे पर फिक्र के भाव आ गए। उसी वक्त दरवाजे पर हलचल हुई। सिंह परिवार पहुंच गया था। राज और मिसेज मल्होत्रा ने दरवाजे पर उनका स्वागत किया। उन्होंने कुछ औपचारिक बातें की और फिर एक तरफ हट गए ताकि लोग अंदर आ सकें। अक्षरा की नज़र तुरंत रेहान सिंह पर पड़ी। उसने एक काले रंग का खास तौर से सिलवाया हुआ सूट पहना हुआ था और वो सबसे आगे चल रहा था, जैसे चांद के चारों ओर सितारे। उसके चेहरे के नैन नक्श फोटो से भी ज्यादा नुकीले थे, मजबूत जॉ लाइन के साथ। उसकी गहरी आंखें गंभीर थीं, पतले होंठ सख्त और उसके हर एक हाव भाव में शालीनता थी। शायद उसकी नज़रें महसूस करते हुए उस आदमी ने अचानक पीछे मुड़कर उसकी ओर देखा। कुछ पल के लिए उनकी आंखें मिलीं,
उसकी तेज नज़र ने अक्षरा का दिल तेजी से धड़कने पर मजबूर कर दिया। वो उसकी आंखों में भाव समझने की कोशिश कर ही रही थी कि उसने नज़रें दूसरी ओर कर लीं। इससे अक्षरा थोड़ी उलझन में पड़ गई। उसके बर्ताव से उसे कुछ समझ नहीं आया कि उसने उसे पहचाना है या नहीं। राज ने मुस्कराते हुए पूछा, मिस्टर सिंह, आपकी पत्नी कहाँ है? क्या वो आपके साथ नहीं आई? ये सवाल सुनते ही अक्षरा ने महसूस किया कि रेहान सिंह ने एक बार फिर उसकी ओर देखा। उसने आराम से जवाब दिया, वो नहीं आ सकी। बातचीत करते हुए सब लोग लिविंग रूम की ओर बढ़ गए। अक्षय सिंह, जो कॉलेज के दिनों में 4 साल तक अक्षरा के पीछे लगा रहा था, अपने परिवार के बुजुर्गों के पीछे चल रहा था। सूट में वो कॉलेज के मुकाबले और परिपक्व लग रहा था। उसने अक्षरा पर ध्यान नहीं दिया और धीरे से सनाया से कुछ कह रहा था। सबने रेहान को सबसे आगे बैठाया और शादी की तैयारियों पर बात करने लगे। तभी अक्षरा धीरे से साए से बाहर निकली। वो चुपचाप खड़ी थी, लिविंग रूम में चल रहे हंसी ठहाकों को देख रही थी। अचानक अंजलि ने उसका हाथ पकड़ लिया और फुसफुसाते हुए बोली, अक्षरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब तक अक्षय को भूल नहीं सकती क्या? तुम्हें बता दूं, अब वो तुम्हारा जीजा है। अक्षरा ने उसकी पकड़ से अपना हाथ छुड़ाया और हल्के से मुस्कुराई, चिंता मत करो, मुझे किसी के रिश्ते में दखल देने में दिलचस्पी नहीं है। ये मिस्टर मल्होत्रा ने कहा था कि मैं खाना खा के जाऊं। जब से उसे होश आया, उसने राज मल्होत्रा को हमेशा मिस्टर मल्होत्रा ही बुलाया। अंजलि ने गुस्से में दांत भींचते हुए कहा, वो तो बस औपचारिकता थी। तुमने सच में उसे सीरियस ले लिया? अपनी औकात पता है या नहीं? ऐसे बड़े लोग जहां बैठे हों वहां मुझे भी लिमिट में रहना पड़ता है। और तुम एक नाजायज औलाद, तुम क्या सोचती हो कि तुम्हें यहाँ जगह मिलेगी? चल निकल यहाँ से। अक्षरा ने सोचा, ये औरत कभी चुप होगी भी या नहीं। उसने खींचते हुए माथे पर बल डाले, कुछ बोलने ही जा रही थी कि उसकी नज़र कोने में खड़े रेहान सिंह पर पड़ी। उसने फ़ोन की ओर इशारा किया और फिर बालकनी की तरफ बढ़ गया, शायद कॉल लेने जा रहा था। अक्षरा की आंखें चमक उठीं। उसने कहा, ठीक है, जा रही हूँ। वो झटके से अंजलि की पकड़ से निकलकर लिविंग रूम से बाहर चली गई, लेकिन बाहर जाने के बजाय वो बालकनी की ओर बढ़ी। पहली मंजिल की बालकनी छोटे से गार्डन से जुड़ी हुई थी। जैसे ही अक्षरा करीब पहुंची, रेहान ने कॉल खत्म कर दी और उसकी तरफ ठंडे तेवरों से देखा। अक्षरा कुछ पल के लिए रुकी। उसकी खतरनाक निगाहें देख अक्षरा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वो शरारत से बोली, हेलो माय हैंडसम हस्बैंड। एक कांच का दरवाज़ा लिविंग रूम की चहल पहल की आवाज़ों को अलग किए हुए था। अक्षरा की नज़रें रेहान सिंह पर टिकी थीं। वो उसकी हर प्रतिक्रिया को ध्यान से देख रही थी। जैसे ही उसने उसे हैंडसम हस्बैंड कहकर पुकारा, उसके तेवर और भी ठंडे हो गए। उसकी गहरी आंखों में बर्फीली नज़रें थीं, जैसे कि रेहान सिंह के मन में किसी के लिए कोई इमोशन नहीं हो। फिर वो वापस लिविंग रूम की ओर जाने लगा। अक्षरा ने तुरंत आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक लिया। रेहान ने हल्का सा भान सिकोड़कर कहा, हट जाओ। उसकी आवाज़ गहरी और बेहद आकर्षक थी, जिसमें एक खास अंदाज था, जिससे सुनने वालों को उसकी बात और भी सुनने का मन कर जाता। अक्षरा को कुछ शक हुआ, तुम मुझे पहचान नहीं रहे? रेहान ने उसे नीचे की ओर देखते हुए जवाब दिया, मुझे क्यों पहचानना चाहिए? मालहोत्रा परिवार में कदम रखते ही उसे महसूस हुआ कि कोई अजीब सी निगाहें उस पर टिकी हुई थीं। वो निगाहें खुली और ईमानदार थीं, आमतौर पर जैसे लोग चापलूसी से घूरते हैं, वैसी बिल्कुल नहीं। यही वजह थी कि उसने उस पर थोड़ी ज़्यादा नज़रें डालीं। लड़की बहुत खूबसूरत थी। उसकी त्वचा गोरी और आंखों में एक अलग सी चमक थी। उसकी आंखों के कोने में एक तिल था, जो आकर्षक था मगर हल्का शरारती भी। हालांकि वो कोने में चुपचाप खड़ी थी, फिर भी उसमें एक हल्की सी बगावती हवा थी। और जब उसने उसे घूरते हुए देखा तो वो पीछे नहीं हटी, बल्कि और बेधड़क होकर उसे घूरने लगी। पहले उसे लगा कि वो बाकी औरतों से अलग है जो उस पर लट्टू होती हैं, पर वो उससे भी ज़्यादा बोल निकली। उसने उसे हस्बैंड कहकर बुलाया। रेहान थोड़े झुंझलाहट में बोला, मिस, मेरी शादी हो चुकी है, प्लीज़ तहज़ीब में रहो। अक्षरा थोड़ा हक्का बक्का रह गई। ये आदमी उसे पहचान नहीं रहा था और कह रहा था कि उसकी शादी हो चुकी है। कहीं सिविल अफेयर्स ब्यूरो में किसी ने गलती तो नहीं की? उसने पूछा, मुझे क्या बता सकते हो कि तुम्हारी बीवी कौन है? इससे तुम्हारा क्या लेना देना? उसका जवाब छोटा और सख्त था। अक्षरा ने शादी का सर्टिफिकेट निकाला और उसे दिखाते हुए कहा, मिस्टर सिंह, ये आदमी आप ही है ना? रेहान ने सर्टिफिकेट पर निगाह डाली और देखा कि उस पर लड़की का नाम अक्षरा मालहोत्रा था।
फिर से उसे देखते हुए उसने ताना मारा, मिस मालहोत्रा, असली दस्तावेज बहुत महंगे नहीं आते, ठीक है? अगर नकली बनाने हैं तो थोड़ा प्रोफेशनल बनो। ये कहकर वो लिविंग रूम में लौटने के बजाय बगीचे के रास्ते पार्किंग की ओर बढ़ गया। अक्षरा ने उसके पीछे दौड़ लगाई, कुछ समझाने की कोशिश की, मगर उसे 2 ब्लैक सूट पहने बॉडीगार्ड्स ने रोक दिया। अक्षरा वहीं खड़ी होकर जोर से आवाज लगाई, मिस्टर सिंह, ये दस्तावेज असली है। अगर आपको यकीन नहीं है तो सिविल अफेयर्स ब्यूरो से जांच कर सकते हो। रेहान ने बिना मुड़े कार में बैठकर वहां से निकल लिया। उसके पर्सनल असिस्टेंट ने पीछे रुककर लिविंग रूम में वापसी की, जहां उसका सामना सनाया से हुआ। सनाया ने अभी देखा था कि अक्षरा रेहान से चिपकी हुई थी, लेकिन उनकी बातें नहीं सुन पाई थी। जैसे ही रेहान चला गया और अक्षरा उसे अपनी स्कूटी पर बैठकर पीछा करने निकली, उसने तुरंत असिस्टेंट से पूछा, मिस्टर सिंह चले क्यों गए? किसी ने उन्हें नाराज किया क्या? असिस्टेंट हल्का मुस्कुराया, मिस्टर सिंह को कुछ जरूरी काम था, इसीलिए उन्हें जल्दी जाना पड़ा। क्या आप घर के बड़े बुजुर्गों को ये बता देंगी, मिस मालहोत्रा? बॉस ने लड़की को डांटा, नहीं, मतलब उसे कोई नाराजगी नहीं हुई। सनाया ने तुरंत सिर हिलाया और असिस्टेंट को ससम्मान विदा किया। शादी की तारीख तय करने और लंच खत्म करने के बाद बाकी सिंह परिवार वहां से विदा ले लिया। मेहमानों को विदा करने के बाद राज ने चिंता जताई, मिस्टर सिंह चले क्यों गए? कहीं हमने कुछ गलत तो नहीं किया? जब उन्होंने देखा कि अक्षय पूरा दिन किसी की तलाश में इधर उधर देखता रहा और फिर अक्षरा का परेशानी भरा चेहरा, सनाया ने अपने हाथ भींच लिए। उसकी आंखों में चालाकी की चमक थी। पापा, मैंने देखा कि अक्षरा मिस्टर सिंह को तंग कर रही थी। जाते वक्त मिस्टर सिंह काफी गुस्से में लग रहे थे और उन्होंने एक संदेश भी छोड़ा। क्या संदेश? मिस्टर सिंह ने कहा कि आपको अपनी बेटी को समझाना चाहिए। सनाया ने होठों को भींचते हुए कहा, अक्षरा इस तरह बर्ताव करेगी तो सिंह परिवार क्या सोचेगा? हम उसे ठीक से संभाल नहीं सकते? राज का चेहरा मुरझा गया। अक्षरा अपनी छोटी सी इलेक्ट्रिक स्कूटी पर थी। जैसे ही उसने विला एरिया छोड़ा, उसकी नज़र से रेहान ओझल हो गया। अपनी जल्दबाजी पर उसे थोड़ा अफसोस हुआ, तभी उसका फ़ोन बजा। जवाब देने पर उसके असिस्टेंट समीर की आवाज़ आई, बॉस, कई लोग ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्टर साउथ कौन है। अक्षरा ने भौहें उठाईं, अभी तक किसी को कुछ पता तो नहीं चला ना? बिल्कुल नहीं। आखिर कौन सोच सकता है कि न्यूक्लियर फ्यूल का मुद्दा सुझाने वाली डॉक्टर साउथ असल में एक मासूम सी कॉलेज ग्रेजुएट लड़की होगी? और कुछ? अक्षरा ने उसकी बकबक को बीच में रोकते हुए पूछा। अरे हाँ, मैंने रेहान सिंह की जानकारी इकट्ठा कर ली है। बताओ। रेहान सिंह सिंह परिवार के पुराने मुखिया का दूसरा बेटा है। कहा जाता है कि उसका स्वभाव काफी सख्त और खतरनाक है, इसलिए उसे बचपन में ही विदेश भेज दिया गया था। सबको लगा कि परिवार की जायदाद उसके पापा के बड़े भाई यानी अक्षय सिंह के पिता को मिलेगी, पर पिछले हफ्ते रेहान अचानक देश वापस आया और बेहद सख्त तरीके से अपने पिता को रिटायर करवाकर सिंह ग्रुप की कमान संभाल ली। समीर ने जिज्ञासापूर्ण स्वर में पूछा, बॉस, तुमने आज झूठी शादी करने के लिए कोई साधारण व्यक्ति चुना था ना? कैसे दूल्हा अचानक इतना खूंखार निकला? अगर तुम्हारी मैरिटल स्टेटस स्टेबल नहीं रही तो इसका कंपनी के आईपीओ पर असर पड़ सकता है। अक्षरा ने खींचते हुए कहा, उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स और शेड्यूल पता करो, मुझे उससे फिर बात करनी है। अंजलि के जबरदस्ती के कारण उसने फौरन शादी के लिए हाँ कर दी थी, क्योंकि कंपनी की आईपीओ के लिए शादीशुदा होने का दर्जा लाभदायक हो सकता था। पर अब वो किसी अजनबी से शादी कर चुकी थी और समझ नहीं पा रही थी कि वो कौन से खेल का हिस्सा बन चुकी है। रेहान सिंह साधारण व्यक्ति नहीं था, तो सबसे अच्छा हल यही होगा कि जल्द से जल्द उससे तलाक लेकर किसी भी विवाद से बचा जाए। फोन रखते ही उसने अपने माथे को रगड़ा। मामला थोड़ा पेचीदा हो गया था। रेहान सिंह जैसे हैसियत वाले शख्स के साथ बॉडीगार्ड्स रहते हैं, ऐसे में उससे मुलाकात करना आसान नहीं होगा। क्योंकि उसने उसे पतिदेव कह दिया था, जिससे वो नाराज हो गया। उसने एक ठंडी सांस लेते हुए अपनी स्कूटी स्टार्ट की और धीरे धीरे घर की ओर चल पड़ी। शहर के शोरगुल से दूर उसने अपनी स्कूटी बाहरी इलाके के एक गांव में मोड़ी। जब उसने जूनियर हाई स्कूल में मालहोत्रा परिवार का घर छोड़ा था, तब उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे और उसे एक पुराना सा मकान किराए पर लेना पड़ा था। अब उसे वहां रहने की आदत हो गई थी और उसने कभी घर बदलने की जरूरत नहीं समझी। अक्षरा अपने घर के पास पहुंच ही रही थी कि अचानक एक बूढ़ी अम्मा, जो 80-90 साल की होंगी, रोड के किनारे से सामने आ गईं।
अक्षरा ने झट से ब्रेक लगाए और मुश्किल से टक्कर होने से बच गई। पहले तो उसे लगा कि शायद ये अम्मा जानबूझकर रोड पर आए हैं, मगर जल्दी ही उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। हालांकि अम्मा दुबली पतली और छोटी कद की थीं, उनकी ड्रेसिंग स्टाइल और कपड़े किसी आम इंसान जैसे नहीं लग रहे थे। उनके गले में एक टैग लटका हुआ था, जिस पर एक कॉन्टैक्ट नंबर के साथ लिखा था, यदि ये महिला मिले तो कृपया इस नंबर पर कॉल करें, इनाम दिया जाएगा। अक्षरा को समझ आ गया कि ये शायद अल्जाइमर का केस है, किसी का अपना बुजुर्ग गुम हो गया था। अक्षरा ने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और टैग पर लिखे नंबर पर कॉल करने लगी। अभी तक अम्मा कुछ उलझी सी थीं, पर अचानक वो बहुत एक्टिव हो गईं। उन्होंने अक्षरा की कलाई पकड़ ली, उनकी धुंधली आंखों में चमक थी। बहुरानी, तू मेरी बहुरानी है। अक्षरा के चेहरे के भाव बदल गए। 22 साल की जिंदगी में वो अकेली थी, और अब अचानक उसे एक और पति मिल गया। क्या सिविल अफेयर ब्यूरो ने पति होलसेल में बांटना शुरू कर दिया है क्या? अक्षरा को थोड़ी हंसी आई और उसने मजाकिया अंदाज में पूछा, अम्मा, आपका पोता कौन है? अम्मा ने अपने दिमाग पर जोर डाला। अरे हाँ, मेरे पोते का नाम रेहान सिंह है। अम्मा ने बात शुरू की, उसका नाम रेहान, क्या था उसका सरनेम? अभी जो नाम याद आया था, वो फिर से भूल गई। अम्मा थोड़ी बेचैन दिखी, उनका मुंह खुलता और बंद होता रहा, लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे। आराम से, अम्मा, अगर याद नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। अक्षरा मल्होत्रा ने उन्हें दिलासा दिया और फ़ोन करने लगी। इसी बीच कुछ ब्लॉक दूर एक सड़क पर रेहान सिंह एक बेंटली में बैठे हुए थे। उनका चेहरा गंभीर था और उनके असिस्टेंट डेविस की हालत ऐसी थी कि वो सांस लेने से भी डर रहा था। माफ़ कीजिए सर, मैंने गलती कर दी, मैं अम्मा को ढूंढ नहीं पाया। रेहान ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उनकी ठंडी आभा ने डेविस को और डरा दिया। मिस सिंह अक्सर खोई हुई सी रहती थी। किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि वो अचानक होश में आकर चुपके से बाहर निकल जाएंगी जब बाकी लोग ध्यान नहीं दे रहे थे। सीसीटीवी कैमरों की मदद से पता चला कि वो अकेले बस लेकर शहर के दूसरे हिस्से तक पहुंच गई थीं। यह इलाका थोड़ा पुराना था और यहाँ कई सड़कों पर कैमरे नहीं लगे थे, इसलिए उन्हें ढूंढने के लिए पूरी तरह से खोजबीन करनी पड़ रही थी। तभी फ़ोन की घंटी बजी। रेहान ने तुरंत फ़ोन उठाया। दूसरी ओर से एक शांत आवाज़ आई, हेलो, आपके खोए हुए अम्मा जी मेरे पास हैं, मैंने उसे किडनैप कर लिया है। गाड़ी में मानो ठंड सी फैल गई और तापमान कुछ डिग्री कम लगने लगा। सब हरकत में आ गए। कुछ लोग पुलिस को बुलाने की तैयारी करने लगे और डेविस कॉल की लोकेशन ट्रैक करने लगा। रेहान की आंखें तीखी हो गईं और आवाज़ में सख्ती थी, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? मजाक कर रही हूँ, महिला की आवाज़ में थोड़ी शरारत थी। मैं बस ये कहना चाहती थी कि बुजुर्गों का ख्याल अच्छे से रखा करो। फिर उसने अपना पता बताया और फ़ोन रख दिया। डेविस ने चैन की सांस ली, अपने सीने पर हाथ रखकर। क्या शरारती लड़की थी ये? रेहान ने हल्की सी नज़र संकीचते हुए सोचा। उसे फ़ोन पर सुनी हुई आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लगी। 5 मिनट बाद वो लोग उस जगह पहुंच गए, लेकिन जिसने कॉल की थी वो महिला वहां नहीं थी। सिर्फ एक पुलिस अफसर और मिसेस शाइन वहां मौजूद थीं। रेहान ने पूछा, अम्मा, आप यहाँ कैसे पहुँच गईं? मिसेस सिंह ने रहस्यमय अंदाज में कहा, मैं अपनी बहुरानी से मिलने आई थी, वो यहीं पास में रहती है। रेहान ने रुककर गहरी सांस ली। अम्मा, कोई बहुरानी नहीं है। असंभव, मैंने उसे देखा। बुद्धि अम्मा ने शिकायत की, वो निर्दयी लड़की मुझे पुलिस को सौंप कर चली गई। सही कहा, अपना फ़ोन दो मुझे। रेहान ने अपना फ़ोन उन्हें दे दिया। अम्मा ने तुरंत हाल की कॉल लिस्ट में से नंबर नोटबुक में लिख लिया। अंत में उनके पास अपनी बहुरानी का कॉन्टैक्ट नंबर था। अक्षरा को चिंता थी कि बुजुर्ग महिला के परिवार वाले आकर उसे ज़रूरत से ज़्यादा धन्यवाद देंगे। उसे इस तरह के हालात संभालने में थोड़ी दिक्कत होती थी। इसलिए जब उसने पुलिस की गाड़ी देखी तो उसने अम्मा को पुलिस के हवाले कर दिया और सीधे घर चली गई। अगले दिन सुबह उसे अपने कॉलेज के प्रिंसिपल का फ़ोन आया, अक्षरा, तुरंत कॉलेज आओ। अक्षरा को समझ नहीं आया कि मामला क्या है, लेकिन वो अपनी ई-बाइक पर सवार होकर प्रोफेसर शर्मा से मिलने ऑफिस पहुंच गई। अंदर जाते ही उसने देखा कि सनाया मल्होत्रा और अंजलि कुमारी पहले से ही वहां थीं। अक्षरा ने हल्का सा माथा संकीचा। वो और समय दोनों दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, जो शहर का सबसे अच्छा विश्वविद्यालय था। सनाया अपने अच्छे ग्रेड्स की बदौलत वहां पहुंची थी। वहीं दूसरी ओर अक्षरा ने अभी अभी एक कंपनी स्थापित की थी और उसे दूर से नहीं चला सकती थी,
इसके अलावा वो समय से ज़्यादा ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने जानबूझकर अपने ग्रेड्स थोड़े कम रखे और लिस्ट पॉपुलर फील्ड, एनर्जी और बिजली को सेलेक्ट किया। पर किसे पता था 2 साल पहले अचानक न्यूक्लियर एनर्जी का कॉन्सेप्ट ट्रेंडिंग हो जाएगा। सनाया ने तुरंत अपना स्टडी फील्ड बदल लिया और एक बार फिर वे क्लासमेट्स बन गए। सनाया का वहां होना तो सामान्य था, लेकिन अंजलि का वहां होना थोड़ी हैरानी की बात थी। अभी वो ये सोच ही रही थी कि प्रोफेसर शर्मा की गंभीर आवाज ने उसकी तंद्रा भंग कर दी। अक्षरा, तुम्हारी पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी के लिए अनुशंसा वापस ले ली गई है। अक्षरा हैरान हो गई। क्यों? तुम्हारी माँ का कहना है कि तुम्हारा आचरण और बैकग्राउंड उन्नत स्तर के छात्रों के अनुकूल नहीं है। प्रोफेसर शर्मा ने गहरी सांस ली। क्या तुम्हारे और तुम्हारी माँ के बीच कोई गलतफहमी है? तुम्हें उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए ताकि तुम्हारा भविष्य खराब ना हो। समय ने लंबी सांस लेते हुए कहा, प्रोफेसर शर्मा, मुझे यकीन है कि अक्षरा की माँ उसकी भलाई चाहती हैं। उसने अक्षरा की ओर देखा। तुमने मिस्टर सिंह को नाराज किया है और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि तुम्हें दिल्ली शहर से चले जाना चाहिए। थोड़ी देर तक अक्षरा समझने की कोशिश करती रही कि ये मिस्टर सिंह का इशारा रेहान सिंह की तरफ था, लेकिन उसने तो सिर्फ उनसे कल कुछ पल बात की थी और जाते समय तो वो गुस्से में भी नहीं दिख रहे थे। क्या वो इतने छोटे दिल वाले थे? वहीं दूसरी ओर सनाया की आदत थी कि वो बिना झिझक झूठ बोल देती थी। अभी अक्षरा ये सोच ही रही थी कि सनाया उसके पास आई और बोली, अक्षरा, ये एक हवाई टिकट है जो हमारे पापा ने तुम्हारे लिए खरीदा है। उन्होंने कहा कि तुम्हें परेशानी से बचने के लिए विदेश जाना चाहिए, नहीं तो मल्होत्रा परिवार भी तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकता। अक्षरा ये सुनकर मुस्कराने लगी। परेशानी से बचने का मतलब था कि मल्होत्रा परिवार नहीं चाहता कि उसकी वजह से उन्हें कोई दिक्कत हो। उसने टिकट पर नज़र डाली। डेस्टिनेशन अर्जेंटीना थी, इंडिया से सबसे दूर का देश। अक्षरा ने सोचा, ये लोग मुझे कितना दूर भेजना चाहते हैं, और शायद ये लोग यही चाहते थे कि मैं कभी वापस ही ना आऊं। उसने टिकट वापस कर दिया और ठंडे लहजे में कहा, परेशान मत हो। उसके मना करने पर सनाया ने एक बैंक कार्ड निकाला और ईमानदारी से कहा, क्या तुम्हें विदेश में रहने की चिंता हो रही है? ये 6 लाख हैं। ये मेरे अपनी पॉकेट मनी में से हैं। अभी मेरे पास सिर्फ इतने ही हैं, ले लो। अगर और चाहिए तो मेरी अगली पॉकेट मनी मिलने पर दे दूंगी। अक्षरा मल्होत्रा ने सोचा, मल्होत्रा परिवार की बेटी जिसके पास केवल 6 लाख रुपए थे। अक्षरा को ये मजाकिया लगा, लेकिन अंजलि ने तुरंत कार्ड सनाया के हाथ से छीन लिया। सनाया, तुम ये क्या कर रही हो? मल्होत्रा परिवार ने उसे टिकट देना ही काफ़ी समझा। अंजलि ने अक्षरा की ओर देखा और हुक्म सुनाया, तुम्हें अपने सामान पैक करके तुरंत देश छोड़ देना चाहिए। मैंने तुम्हारा कॉलेज से नाम कटवा भी दिया है। अक्षरा ने उसकी ओर देखा। तुम्हें मुझे फैसले सुनाने का हक किसने दिया? क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ, और वैसे भी तुम्हारे जैसे कम ग्रेड्स के साथ आगे की पढ़ाई करने का क्या फ़ायदा है? बेहतर होगा कि तुम जल्दी काम करना शुरू करो और पैसे कमाना शुरू करो। प्रोफेसर शर्मा ने तुरंत टोका, मैडम, आप गलतफहमी में हैं। कॉलेज में अक्षरा की बेसिक स्टडी काफ़ी अच्छी रही है। लेकिन अंजलि ने उनकी बात काट दी। प्रोफेसर, आपको इसकी वकालत करने की ज़रूरत नहीं है। मैं उसे आपसे भी ज़्यादा जानती हूँ। वो आगे की पढ़ाई सिर्फ इसलिए करना चाहती है क्योंकि सनाया कर रही है। उसे खुद की हकीकत देखनी चाहिए। वो खुद की तुलना सनाया से कर सके। वो खुद को नाजायज़ क्यों नहीं समझती और अपनी पहचान क्यों नहीं देखती? कैसे हिम्मत हुई उसे सनाया से तुलना करने की? उसकी कड़ी बातें प्रोफेसर शर्मा को चुप करा गईं, और फिर उन्होंने चौंकते हुए सनाया को देखा। तुम पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहती हो? मुझे याद है कि तुम्हारे पास स्टूडेंट रिकमेंडेशन नहीं था और तुमने पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम भी नहीं दिया था। सनाया हल्की सी मुस्कान के साथ शालीनता से बोली, जी, मैं स्पेशल एडमिशन रूट से जा रही हूँ। अगर किसी सुपरवाइजर को कोई स्टूडेंट पसंद आ जाए तो वह उसे पर्सनल रिकमेंडेशन दे सकते हैं। शर्त ये थी कि वह एक प्रसिद्ध प्रोफेसर होना चाहिए। प्रोफेसर शर्मा को समझ में आ गया और तुरंत पूछा, आपको कौन सा प्रोफेसर रेकमेंड कर रहा है? सनाया ने विनम्रता से जवाब दिया, ये डॉक्टर साउथ हैं। उनका न्यूक्लियर एनर्जी ऑयल क्लीनर फ्यूल पर रिसर्च सफल रहा था। उन्होंने पेटेंट के लिए आवेदन किया और उन्हें डॉक्टरेट भी मिली। अक्षरा ये सुनकर चौंकी। तुमने क्या कहा? तो आगे क्या होगा? कौन है डॉक्टर साउथ? जानने के लिए सुनते रहिए ये नॉवेल जिसका नाम है हार्टलेस बिलियनियर एंड हिज मिस्टीरियस वाइफ। क्या डॉक्टर साउथ? अक्षरा मन ही मन सोच रही थी, मुझे क्यों नहीं पता था कि मुझे सनाया को भर्ती करना है।
प्रोफेसर शर्मा भी हैरान थे। तुम डॉक्टर साउथ को जानती हो? सनाया ने हल्की मुस्कान दी। अरे ये तो संयोग है, मेरी मम्मी ने पुराने दिनों में डॉक्टर साउथ को पढ़ाई में मदद की थी। बाद में जब वो सफल हो गए तो उन्होंने मेरी फैमिली को खोज निकाला और कहा कि मेरी मम्मी ने उनकी जान बचाई है। पिछले कुछ सालों से वो हमारी कंपनी को तकनीकी सहायता दे रहे हैं और मेरी किसी भी रिक्वेस्ट को मना नहीं करते। अक्षरा ने हल्के से भौहें उठाईं। जब वो मालहोत्रा परिवार में छोटी थी तो उन्हें श्रीमती मालहोत्रा की देखभाल पर ही निर्भर रहना पड़ता था। इसलिए जब उन्होंने अपनी खुद की करियर बनाई तो उन्होंने डॉक्टर साउथ नाम से श्रीमती मालहोत्रा से संपर्क किया और ये कहानी गढ़ी ताकि वो उनके ऊपर किए गए एहसान का बदला चुका सकें। पिछले कुछ वर्षों में वो बिना किसी पैसे के मालहोत्रा परिवार की कंपनियों के तकनीकी मसलों को हल करती रही थी। लेकिन वो सनाया की हर बात को कब से इतनी आसानी से मानने लगी, ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा चढ़ाकर कहा गया था। हालांकि प्रोफेसर शर्मा ने सनाया की बातों पर यकीन कर लिया। डॉक्टर साउथ अब कहाँ पढ़ा रहे हैं? सनाया ने जवाब दिया, मैंने डीन से वादा किया है कि मैं डॉक्टर साउथ को हमारे विश्वविद्यालय में पढ़ाने के लिए बुलाऊंगी। ये तो बहुत बढ़िया है। प्रोफेसर शर्मा खुशी से झूम उठे और अक्षरा की तरफ देखने लगे। अक्षरा, तुम्हारा रिसर्च का क्षेत्र भी डॉक्टर साउथ से मेल खाता है। समय आने पर मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊंगा। अगर डॉक्टर साउथ ने तुम्हारा समर्थन किया तो तुम्हारी पोस्ट ग्रेजुएट की सिफारिश में अभी भी उम्मीद बच सकती है। सनाया ने बनावटी चिंता जाहिर करते हुए कहा, प्रोफेसर शर्मा, क्या आप सच में ऐसा सोचते हैं? सिंह परिवार दिल्ली शहर का सबसे अमीर परिवार है और वो हर साल हमारे विश्वविद्यालय को भारी अनुसंधान फंड्स देते हैं। प्रोफेसर शर्मा ने इसे हल्के में लिया। डॉक्टर साउथ की आजकल बहुत मांग है। मैंने सुना है कि विदेशों के हैर्डन यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड जैसे विश्वविद्यालयों ने भी उन्हें आमंत्रण भेजा है और कई कंपनियां उन पर निवेश करना चाहती हैं। अगर डॉक्टर साउथ चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी निश्चित रूप से सनाया को सिलेक्ट करेगा। सनाया ने नकली चिंता जताते हुए कहा, लेकिन डॉक्टर साउथ मेरी मम्मी की वजह से ये कर रहे हैं। अगर मेरी वजह से होता तो वो जरूर मदद करते, पर अक्षरा मेरे पापा की नाजायज़ बेटी है और मेरी मम्मी की खिलाफत में खड़ी है। अक्षरा, क्या मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर साउथ से कहूँ? अक्षरा ने कहा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो सनाया को एक जोकर की तरह देख रही थी। अक्षरा ने हल्की मुस्कान दी और प्रोफेसर शर्मा से कहा, प्रोफेसर शर्मा, आप परेशान न हों। जैसा कि आप जानते हैं, मुझे कभी पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं रही। प्रोफेसर शर्मा चौंक गए और उन्हें अक्षरा के लिए अफसोस हुआ। उन्होंने खुद ही अक्षरा की प्रतिभा को पहचाना था और इस पर जोर देकर उसकी पोस्ट ग्रेजुएट सिफारिश करवाई थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हालात इस मोड़ तक पहुंच जाएंगे। उनकी आंखों में आंसू भर आए। फिर मैं तुम्हारे लिए एक जॉब रेफरेंस लिख दूंगा। अंजलि ने व्यंग्य से कहा, अपनी मेहनत बर्बाद मत करो। उसने मिस्टर सिंह को नाराज किया है और फिर भी वो दिल्ली शहर में नौकरी पाने का सपना देख रही है। वो जरूर सपने में जी रही है। प्रोफेसर शर्मा नाराज होकर बोले, मुझे नहीं लगता कि किसी को दिल्ली शर्मा में अपनी मनमानी करने की छूट है। अगर तुम वाकई नौकरी नहीं ढूंढ पाती तो मेरे टीचिंग असिस्टेंट बन जाना, मैं तुम्हें रख लूंगा। अक्षरा के दिल में एक गर्माहट सी दौड़ गई। उसने कहा, प्रोफेसर, मेरे और मिस्टर सिंह के बीच में बस एक गलतफहमी है। सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता न करें। प्रोफेसर शर्मा ने गहरी सांस ली। अगर तुम अपनी गलतफहमी दूर कर सको तो मेरी स्टूडेंट बनकर वापस आना। अक्षरा ने अपने शिक्षक की आंखों में ममता भरी उम्मीद देखी और धीरे से कहा, जी, मैं वापस आऊंगी। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में ट्यूटर बनना वाकई अच्छा रहेगा। परंतु सनाया को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया और उसकी मुठियां अपने आप कस गई थीं। वो समझ नहीं पा रही थी। वो खुद इतनी ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, फिर भी प्रोफेसर शर्मा सिर्फ अक्षरा को ही क्यों महत्व देते हैं, जो कि एवरेज स्टूडेंट है? क्या इस बूढ़े आदमी पर भी अक्षरा के खूबसूरत चेहरे का जादू छा गया था? सनाया गुस्से से भरी हुई थी, लेकिन उसने अंजलि की तरफ देखा और फिर अचानक बोली, अक्षरा, क्या तुम फिर से मिस्टर सिंह को परेशान करने वाली हो? वो पहले ही शादीशुदा हैं, ऐसा करना ठीक नहीं है। अंजलि सच में गुस्से से भर उठी। थप्पड़। ऑफिस में थप्पड़ की आवाज गूंज उठी। अक्षरा के गाल में जलन होने लगी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अंजलि ने उसे प्रोफेसर शर्मा के सामने अचानक थप्पड़ मार दिया। अंजलि के चेहरे पर किसी तरह का पछतावा नहीं था। उसने अक्षरा की नाक के पास उंगली से इशारा करते हुए कहा, तुम एहसान फरामोश लड़की, कुछ सालों में लगता है तुमने घर के सारे नियम ही भुला दिए हैं। अपनी बहन से माफ़ी मांगो और वादा करो कि तुम सिंह परिवार से कभी नहीं मिलोगी।
अपनी माँ ने उसे सबके सामने थप्पड़ मारा था। ये सोचकर अक्षरा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन कुछ देर बाद अक्षरा के आंखों में गुस्सा नजर आने लगा। ऐसा लगता है कि अंजलि ने पिछली बार की आखिरी चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। वो अब भी अक्षरा को वही भोली लड़की समझती थी, जो हर चीज मान लेती और सनाया की इज्जत करती। अक्षरा ने मन में सोचा, अगर ये समझने को तैयार नहीं है तो अब मुझे सख्त होना पड़ेगा। सनाया एक तरफ खड़ी होकर देख रही थी और उसके दिल में संतुष्टि की लहर उठ रही थी। बचपन में अक्षरा उसके सामने हमेशा झुकी रहती थी, कभी कोई जवाब नहीं देती और ना ही लड़ाई का कोई जवाब देती थी। जब अक्षरा घर छोड़कर कॉलेज में आई तो वो गरीब जरूर दिखती थी, पर अब वो पहले जैसी सीधी सादी लड़की नहीं थी। सनाया ने सोचा, लगता है इसे कई सालों से मारा नहीं गया और इसने अपनी जगह भुला दी है। आज अंजलि उसे सबक सिखा देंगी। सनाया अभी सोच ही रही थी कि उसने देखा कि अक्षरा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही है, शायद माफी मांगने के लिए। सनाया मुस्कराई, लेकिन अगले ही पल कुछ अनपेक्षित हुआ। अक्षरा ने अचानक सिर उठाया और सनाया के दोनों गालों पर एक एक थप्पड़ जड़ दिया। थप थप। सनाया उस अचानक हुए हमले से सन और हक्की बक्की रह गई। अंजलि चीख उठी और उसकी ओर बढ़ी। अक्षरा मल्होत्रा, तुमने ये हिम्मत कैसे की? अक्षरा अचानक पलटी। उसकी आंखों में एक ठंडक सी झलक रही थी। वो किसी दानव की तरह लग रही थी, जो मानो नर्क से बाहर निकला हो। उसके चेहरे पर गुस्से को साफ देखा जा सकता था। अंजलि उसकी इस मुद्रा से डर गई और सहम कर रुक गई। क्या क्या करने वाली हो तुम बेशर्म लड़की? मैं तुम्हारी माँ हूँ। क्या तुम सच में मुझ पर हाथ उठाओगी? तुम नालायक हो। अक्षरा हंसते हुए बोली, तुम सच में मेरी माँ हो? मुझे ऐसा नहीं लगता। अक्षरा की आवाज में गुस्सा था। उसने एक एक शब्द पर जोर दिया, मेरी जिंदगी पर हक जताना बंद करो, वरना जो कुछ तुम मेरे साथ करोगी उसका दुगना मैं सनाया के साथ करूंगी। वो उनसे मुड़ी और प्रोफेसर शर्मा की ओर गहरी नज़र से देखते हुए बोली, इन 4 सालों में मेरे ख्याल रखने के लिए शुक्रिया, मैं वापस आऊंगी। ये कहकर वह बिना कोई झिझक दिखाए वहां से निकल गई। अक्षरा के कमरे से जाते ही अंजलि को होश आया। वह जल्दी से सनाया के पास भागी। सनाया, तुम ठीक हो? उस बदतमीज ने तुम्हें कैसे मारा? ये तो हद हो गई। सनाया ने अपने सूजे हुए गालों को छुआ और उसकी आंखों में गुस्से का तूफान था, लेकिन वह शांत होकर बोली, उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई? अंजलि चौंकते हुए बोली, क्या वाकई में रेहान उसे पसंद करता है? ये तो नामुमकिन है। वो तो शादीशुदा है। रेहान को भला वो कैसे पसंद आ सकती है? सनाया भी असमंजस में थी, लेकिन अक्षरा के उस खूबसूरत चेहरे को सोचते हुए उसे अचानक शक होने लगा। प्रोफेसर शर्मा ये सब देखकर हैरान रह गए थे। उन्होंने अंजलि की बातों पर यकीन नहीं किया और उनकी गंदी भाषा सुनकर सोचने लगे, क्या ये सच में अक्षरा की माँ है या फिर सनाया की? उन्हें न जाने क्यों जब समय और अंजलि की तरफ देखते हैं तो उन्हें लगने लगा कि उनमें कुछ समानता है। जैसे ही अक्षरा कॉलेज के गेट से बाहर निकली, उसके फ़ोन पर समीर का कॉल आया। बॉस, मैंने पता लगा लिया। मुझे समझ आ गया कि रेहान ने ये क्यों कहा कि वो शादीशुदा है, पर तुम्हें नहीं पहचानता। स्कूल के प्रवेश द्वार पर बच्चों की भीड़ लगी थी। हर मासूम के चेहरे पर स्कूल जाने की खुशी और दोस्तों के साथ खेलने उनके चेहरे पर साफ देखी जा सकती थी। अक्षरा मल्होत्रा अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ चल रही थी। भीड़ में उसकी उदासी साफ नजर आ रही थी। उसने होठों से सूजी हुई कोने को जीभ से छुआ और उसकी आवाज में रुआपन थी, बोलो। सिंह फैमिली बाहर से प्रतिष्ठित दिखती है, लेकिन उनके अंदर के झगड़े सालों से काफी गंभीर रहे हैं। सिंह परिवार के बड़े बुजुर्ग बड़े बेटे के परिवार को पसंद करते हैं और व्यापार का जिम्मा बड़े बेटे के परिवार को सौंपना चाहते हैं। सबसे छोटे बेटे की फैमिली पर काफी दबाव बनाया गया है। कुछ साल पहले बुजुर्ग ने रेहान के लिए कई अविश्वसनीय लोगों के रिश्ते भेजे। यह विवाद इस हद तक पहुंच गया कि रेहान ने घोषणा कर दी कि उसने एक साधारण परिवार की लड़की से शादी कर ली है, जिससे आगे की कोई विवाह संबंधी बात नहीं हुई। खैर, उसकी पत्नी भी काफी दिलचस्प है। उसने कभी भी सिंह फैमिली की किसी सभा में शिरकत नहीं की है और न ही किसी सार्वजनिक स्थान पर नजर आई है। तो कुल मिलाकर सच ये है। समीर ने सस्पेंस बढ़ाने की कोशिश की, पर अक्षरा ने पहले ही बात समझ गई। क्या तुमने उसकी शेड्यूल और संपर्क की जानकारी हासिल कर ली? समीर थोड़ा हक्का बक्का हो गया और बोला, अगले कुछ दिनों का शेड्यूल भेज दूंगा, पर उसका पर्सनल नंबर नहीं मिल सका। अक्षरा ने शांत होकर जवाब दिया, चिंता मत करो, मैं खुद ही उससे मिल लूंगी। रेहान सिंह जैसी स्थिति वाले व्यक्ति का पर्सनल नंबर मिलना सामान्य बात नहीं थी।
समीर ने उत्सुकता से पूछा। उसके चारों ओर बॉडीगार्ड्स होते हैं, मिलना आसान नहीं होगा। तुम क्या उसे अपना वास्तविक पहचान बताना चाहती हो? अभी लो प्रोफाइल में ही चलते हैं, अक्षरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। वैसे भी मैं एक औरत हूं, मैं ऐसे सीधे अंदर नहीं घुस सकती। समीर के पास कुछ कहने के लिए शब्द ही नहीं बचे। सिंह फैमिली का मुख्यालय दिल्ली सिटी सेंटर में स्थित था, एक विशाल आलीशान गगनचुंबी इमारत जो उनके आलीशान संपत्ति का परिचय देती थी। अक्षरा ने अपनी कोरियर यूनिफॉर्म को ठीक किया और एक डिलीवरी बॉक्स के साथ अंदर गई। रिसेप्शनिस्ट से कहा, यह एक पैकेज है मिस्टर सिंह के लिए, उन्हें खुद ही इसे साइन करना होगा। रिसेप्शनिस्ट ने पहले रेहान सिंह के ऑफिस को कॉल किया और फिर उसे ऊपर जाने की अनुमति दी। अक्षरा एक्सक्लूसिव एलिवेटर में सवार होकर 88वीं मंजिल पर पहुंची। बाहर निकलते ही उसे बड़ा सा ओपन ऑफिस दिखाई दिया, जिसमें सैकड़ों लोग काम कर रहे थे और सबका उद्देश्य सिर्फ एक व्यक्ति की सेवा करना था, वो था रेहान सिंह। एक एम्प्लॉय के पीछे चलते हुए अक्षरा सहजता से प्रेसिडेंट ऑफिस तक पहुंच गई। दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से एक मधुर आवाज आई, अंदर आओ। अक्षरा ने राहत की सांस ली, तभी एक लंबा और दुबला सा व्यक्ति रास्ते में आ गया। डेविस, असिस्टेंट, उसे देखकर बोले, मिस मालहोत्रा, आप यहाँ क्यों आए हैं? वो महिला जिसने कल मल्होत्रा फैमिली विला में उसके बॉस को परेशान किया था और अब वो इतनी बेशर्मी से कोरियर गर्ल बनकर आई है। डेविस का चेहरा तमतमा उठा और उसने तुरंत 2 बॉडीगार्ड्स को बुला लिया। क्या अब कोई भी टॉप फ्लोर पर आ सकता है बिना जांच पड़ताल के? इसे तुरंत बाहर निकालो। अक्षरा के चेहरे पर हल्की मुस्कान बनी रही। इसका क्या मतलब है? क्या सिंह ग्रुप कोरियर वालों का अपमान कर रहा है? डेविस ने तंज कसते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये सब मान लूंगा? अगर तुम सच में कोरियर हो तो तुम्हारे पास वर्क परमिट होना चाहिए। जैसे ही उसने ये कहा, एक वर्क परमिट उसकी तरफ बढ़ा दिया गया। बिल्कुल है, अक्षरा ने हंसते हुए कहा। डेविस हैरान रह गया। जैसे ही उसने परमिट देखा, तारीख 8 साल पुरानी थी। क्या वो सच में कोरियर थी? क्या एक साथ काम और पढ़ाई करना मना है? अक्षरा ने अलसाते हुए अंदाज में कहा, दरवाजे की दूसरी ओर खड़े व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, मिस्टर सिंह, क्या आप मुझे मेरा काम करने देंगे? अंदर से एक स्थिर आवाज आई, उसे अंदर आने दो। अक्षरा ने डेविस की ओर एक नज़र डाली और उसके चेहरे पर गुस्सा और झुंझलाहट साफ नजर आ रही थी जब वो उसे अनदेखा करते हुए अंदर चली गई। रेहान का ऑफिस साधारण पर शानदार साज सज्जा के साथ बना हुआ था। वो अपनी डेस्क के पीछे बैठा था, काले शर्ट की बाजुएं मोड़कर रखी हुई थीं, जिसमें उसकी पतली और मांसल कलाई दिख रही थी। उसके हाथ में एक पेन था। रेहान ने दस्तावेज पर साइन करने के बाद अपना चेहरा ऊपर उठाया, उसकी काली आंखें में कोई इमोशन नहीं था। अक्षरा ने साइन करने की जगह की ओर इशारा किया, मिस्टर सिंह, कृपया यहाँ साइन करें। उसकी उंगलियां कोमल और पतली थीं, लेकिन उनकी नोक पर हल्की सी कठोरता थी, जो उसकी दृढ़ता को दर्शाती थीं। रेहान की नज़रें उसके सूजे हुए होठों पर कुछ पल के लिए टिक गईं, फिर उसने पेन उठाकर साइन किया। अचानक अक्षरा बोल पड़ी, मिस्टर सिंह, आप शादीशुदा नहीं हैं, है ना? रेहान ने लिखना रोका और अचानक उसकी तरफ देखा। उसकी ठंडी और पैनी नज़रें उस पर टिकी थीं। अक्षरा समझ गई कि वो सही थी, समीर की जांच के अनुसार। बस एक ही स्पष्टीकरण बचता था कि रेहान ने अपने परिवार के विवाह के दबाव से बचने के लिए एक काल्पनिक पत्नी का नाम बना लिया। मिस्टर सिंह, मेरे शब्द थोड़े अजीब लग सकते हैं, लेकिन हम सच में शादीशुदा हैं। रेहान ने धीमे से सीधा होकर बैठा और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। मिस मालहोत्रा, अपना समय बर्बाद मत करो। अगर मैं शादीशुदा नहीं भी होता, तब भी मैं तुमसे शादी नहीं करता सिर्फ अक्षय को चिढ़ाने के लिए। अक्षरा कुछ देर के लिए चुप हो गई। क्या उसे अक्षय सिंह और उसके बीच के अतीत के बारे में पता था, और वो मानता था कि वो उसे बदला लेने के लिए निशाना बना रही थी? रेहान ने बेमन से उसकी बात सुनी, फिर उस पर नाराजगी जताई और बोला, मुझे परेशान करना बंद करो, वरना मैं इतना शांत नहीं रहूंगा। अक्षरा ने निराश होकर कहा, तुम पहले ही मेरी वजह से दिल्ली से जाने का ऐलान कर चुके हो। रेहान के उठते हुए भौहें उसकी तरफ मुड़ी, मैंने कब? तभी फोन की घंटी बजी। ये उसकी दादी का फोन था। रेहान ने दादी के लिए स्पेशल रिंगटोन सेट कर रखा था। रेहान ने तुरंत फोन उठाया और दूसरी तरफ से देखभाल करने वाली ने कहा, मिस्टर सिंह, बुजुर्ग श्रीमती सिंह फिर से गायब हो गई हैं। रेहान तुरंत उठा और दरवाजे की ओर भागा। अक्षरा उसे और भी समझाने के लिए उसके पीछे जाना चाहती थी, पर डेविस ने उसे रोक लिया। मिस मालहोत्रा, मेरा सुझाव है कि आप यहीं रुक जाएं। अक्षरा ने एक गहरी सांस ली। सिंह ग्रुप से
एस्कॉर्टेड होकर बाहर निकलते हुए वो अपने घर की ओर धीमे कदमों से लौट आए। जैसे ही वो अपने घर के करीब पहुंची, उसने पलटकर देखा और पाया कि एक बुजुर्ग महिला, जिसे वो एक बार पहले भी देख चुकी थी, उसके पीछे पीछे चल रही थी। अक्षरा चौंकी। वो कुछ कहने ही वाली थी कि बुजुर्ग महिला ने अचानक उसकी कलाई पकड़ ली। मेरी बहू, मुझे फिर से पीछे मत छोड़ना। अक्षरा मल्होत्रा ने अपने किराए के घर को बहुत ही सलीके से और आरामदायक तरीके से सजाया था। उसने देखा कि बुजुर्ग महिला टेबल पर बैठी अपनी तीसरी ग्लास पानी पी रही थी और गंभीरता से कहा, मैं वाकई में आपकी बहू नहीं हूँ। हाँ, तुम हो। बुजुर्ग महिला बहुत जिद्दी थी। उसने अपनी ग्लास पकड़ी और एक और घूंट पानी पी लिया। अक्षरा को पता था कि उसे मनाना नामुमकिन है, इसलिए उसने अपने फ़ोन से पिछली बार वाला नंबर डायल किया। फ़ोन तुरंत उठाया गया। हेलो। अक्षरा को हल्का सा वो आवाज़ जानी पहचानी लगी और वो कुछ कहने ही वाली थी कि बूढ़ी महिला ने उसका फ़ोन छीन लिया। उधर रेहान सिंह एक ग्रुप के साथ अपनी दादी को आसपास ढूंढ रहा था। वो बाहर से शांत था, लेकिन अंदर से थोड़ा बेचैन। रेहान अपने दादी से बहुत प्यार करता था। उसकी दादी को न केवल अल्जाइमर था, बल्कि 87 साल की उम्र में उसके शरीर के हर अंग ने धीमी चाल पकड़ी थी और किसी भी वक्त उसकी जान को खतरा हो सकता था। जैसे ही फ़ोन बजा, उसने तुरंत उठा लिया। फिर उसने अपनी दादी की जोशभरी आवाज़ सुनी। छोटे बदमाश, मुझे लेने मत आना, मैं अपनी बहू के साथ हूँ। बहू। फ़ोन नंबर उसी लड़की का था जो पिछली बार साथ थी, मतलब उसकी दादी फिर उसी के साथ है। रेहान का चेहरा गंभीर हो गया और उसने पूछा, आप कहाँ हैं? मैं नहीं बताऊंगी। क्या आपको लगता है कि मैं आपको ढूंढ नहीं पाऊंगा? मैं तुम्हें मना करती हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना और ना ही किसी को मेरे पीछे भेजना। रेहान ने अपने माथे को रगड़ा और धीमी आवाज़ में डॉक्टर से पूछा, क्या हम दादी को ज़बरदस्ती वापस ला सकते हैं? डॉक्टर ने सिर हिलाते हुए धीरे से जवाब दिया, अभी बुजुर्ग महिला पर कोई तनाव डालना ठीक नहीं रहेगा। बेहतर है कि उनकी इच्छाओं का सम्मान करें। और पिछली बार जो लड़की थी, वो बुरी नहीं लग रही थी। रेहान ने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींची और फ़ोन में नरमाए आवाज़ से कहा, दादी, मुझे आपकी दवाएं पहुंचानी हैं। फिक्र मत करो, मैंने दवाएं साथ लाई हैं। चिंता मत करो। बस इंतजार करो जब तक मैं अपनी बहू को लेकर घर नहीं आ जाती। इतना कहकर बुजुर्ग महिला ने फ़ोन काट दिया। उसने फ़ोन वापस अक्षरा को दे दिया। लो, हो गया। अक्षरा के पास कोई शब्द नहीं थे। कैसे गैर जिम्मेदार परिवार वाले हैं ये, अपनी बुजुर्ग को एक अजनबी के साथ ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? वो वापस कॉल करने ही वाली थी कि उसे व्हाट्सएप पर एक नोटिफिकेशन मिला। किसी ने उसके फ़ोन नंबर से उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। संदेश में लिखा था, बुजुर्ग महिला का पोता। अक्षरा ने फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार की और उसका नाम अपने कॉन्टैक्ट्स में ग्रैंडसन के नाम से सेव कर लिया। पोता ने जल्द ही एक मैसेज भेजा, क्या आप मेरी दादी का थोड़ी देर ख्याल रख सकती हैं? उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उन्हें तनाव नहीं देना चाहिए। अक्षरा ने बेमन से टाइप करते हुए जवाब दिया, मैं नहीं रख सकती, मैं कोई चैरिटी नहीं चलाती। उसके जवाब को टाइप करते हुए उसे अचानक रसोई से कोई आवाज़ सुनाई दी। वो जल्दी से उधर गई और देखा कि बुजुर्ग महिला अंडे उबाल रही थी। अक्षरा ने यूं ही पूछा, क्या आपको भूख लगी है? सिर्फ अंडे काफ़ी नहीं होंगे? नहीं। बुजुर्ग महिला मुस्कुराती हुई बोली, प्यारी बच्ची, चेहरे पर अंडा लगाने से सूजन कम होती है। अक्षरा चौंक गई। शायद उसने खुद पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज जब उसकी अपनी माँ ने उसे मारा था, उसने ऐसा दिखाया जैसे कुछ नहीं हुआ हो। असल में वो खुद को दुनिया से अलग कर चुकी थी। बुजुर्ग महिला की बातों ने उसका दिल छू लिया और उसकी आंखों में एक हल्की सी गर्माहट आ गई। उसने होंठ दबाए, फिर वापस अपने फ़ोन की तरफ देखा। उसके फ़ोन में एक नया मैसेज था, आपके अकाउंट में पोता से $50,000 ट्रांसफ़र हुआ है। ग्रैंडसन ने लिखा, यह एक हफ्ते का खर्चा है, अगर और चाहिए हो तो बता दीजिए। अक्षरा ने जो शब्द टाइप किए थे, उन्हें हटाकर नए सिरे से जवाब लिखा, ठीक है। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो इसमें क्यों फंसी है। शायद ये आदमी बहुत उदार है, यकीनन यही वजह होगी। अब आते हैं मल्होत्रा परिवार का घर पर। सनाया के दोनों गाल सूजे हुए थे और थप्पड़ के निशान साफ दिख रहे थे। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थीं। वो लिविंग रूम में सोफे पर चुपचाप बैठी रो रही थी। अंजलि ने सिर झुकाकर कहा, सनाया, वो लड़की ज़रूर इसीलिए जलती है कि तुम सिंह परिवार में शादी करने जा रही हो। इसी कारण उसने ऐसा किया है। रो मत। जब तुम्हारे पापा वापस आएंगे, मैं उनसे कहूंगी कि उसे सबक सिखाएं। मिसेज मल्होत्रा ने बीमार होते हुए भी खुद को सीढ़ियों से नीचे खींचा।
उनकी आवाज़ कमज़ोर थी, पर उनका लहजा सख्त। अक्षरा ऐसी नहीं है, यकीनन तुमने ही उसे पहले कुछ कहा होगा। सनाया ने अपने हाथ भींचे और दुखी आवाज़ में बोली, मेरी ही गलती है, मुझे अक्षय का प्रपोजल स्वीकार नहीं करना चाहिए था। उसे अक्षय से बहुत प्यार है, शायद इसी वजह से वो मिस्टर सिंह के पीछे पड़ गई है। मिसेज मल्होत्रा का चेहरा थोड़ा और उतरा हुआ दिखने लगा। ऐसा कैसे हो सकता है? अक्षरा बहुत अच्छे संस्कारों वाली थी जब वो छोटी थी, वरना वो इतनी जिद्दी होकर घर छोड़ने पर आमादा न होती। अंजलि ने गुस्से से कहा, जरूर उसने घर छोड़ने के बाद बिगड़ गई होगी। वो दिल से बहुत कठोर है। आज न सिर्फ उसने सनाया को मारा, बल्कि मुझे भी मारने की कोशिश की, अपनी ही माँ को। मिसेज मल्होत्रा अभी भी विश्वास नहीं कर पा रही थीं। सनाया की आंखों में एक चालाकी सी चमक आई और उसने अचानक कहा, माँ, शायद हमें ही उस पर पिछले कुछ सालों में ध्यान नहीं दिया। अंजलि को ये सुनकर याद आया, वो खुद ही तो घर नहीं आती। मिसेज मल्होत्रा, आपने उसे हमेशा इतना प्यार दिया, लेकिन उसने आपकी परवाह कभी नहीं की। वो बहुत ही बेगैरत है, आपकी इतनी मोहब्बत को वो भुला चुकी है। अंजलि की बात सुन के मिसेज मल्होत्रा का चेहरा उखड़ गया। उन्होंने अक्षरा को कभी पक्षपाती होकर नहीं पाला। उन्होंने अपने हाथों से उसे पाला और बड़ा किया, इसलिए उनके मन में अक्षरा के लिए बहुत भावनाएं थीं। जब अक्षरा घर छोड़कर गई थी, तो उन्होंने उससे कहा था कि जब भी वक्त मिले वापस आ जाया करे। पर इतने सालों में अक्षरा एक बार भी नहीं आई। क्या वो बच्ची सच में इतनी नासमझ हो गई थी? सनाया ने मिसेज मल्होत्रा के झिझकते हुए चेहरे को देखा और मन ही मन संतुष्ट हो गई। उसने तुरंत बात बदलते हुए चुपचाप बोला, माँ, क्या आप डॉक्टर साउथ को ओशनियन यूनिवर्सिटी में सलाहकार नियुक्त करने के लिए बुला सकती हैं? मिसेज मल्होत्रा ने तुरंत सख्त लहजे में मना कर दिया। सनाया किसी की अच्छाई का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। इसके अलावा डॉक्टर साउथ ने हमारे परिवार के लिए पहले ही बहुत कुछ किया है। सनाया को उनके जवाब से कोई हैरानी नहीं हुई। वो मुस्कुराई, माँ, मेरा ये मतलब नहीं था। दिल्ली यूनिवर्सिटी यहाँ की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है। शायद डॉक्टर साउथ भी वहाँ काम करना चाहेंगे। हम इस अवसर का लाभ लेकर उनकी मदद कर सकते हैं और उनकी वर्षों की सेवा का कर्ज चुका सकते हैं। मिसेज मल्होत्रा को ये बात सही लगी और उन्होंने व्हाट्सएप पर डॉक्टर साउथ को संदेश भेज दिया, साउथ, क्या आपके पास हमारे घर आने का समय है? जैसे ही अक्षरा ने मैसेज देखा, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक मिसेज मल्होत्रा उसे क्यों मिलने के लिए बुला रही थी? क्या उनकी तबीयत और खराब हो रही थी? अक्षरा को मिसेज मल्होत्रा की खांसी याद आ रही थी। अक्षरा उठी और मल्होत्रा मैंशन उनसे मिलने के लिए जाने लगी। अक्षरा बहुत टेंशन में दिख रही थी, उसे बेचैनी का एहसास हो रहा था। जैसे ही वह निकलने वाली थी, मिसेज मल्होत्रा ने उसे एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा, जल्दी की कोई बात नहीं। क्या तुम इस शनिवार काम कर रही हो? मैं तुम्हें लंच पर ले जाना चाहती हूँ। तभी अक्षरा को एहसास हुआ कि उसकी चिंता ने ही उसे बेचैन बना दिया था। मल्होत्रा निवास पर लंच, उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आई। 10 साल पहले जब वो मल्होत्रा निवास से बाहर चली गई थी, तो पिछले सप्ताह सनाया के सगाई के मौके पर ही वापस मल्होत्रा निवास वापस गई थी। उसने पीछे के गार्डन में खड़े होकर खिड़की से देखा, जहां मिसेज मल्होत्रा, समय और राज मल्होत्रा हंसते और बातें कर रहे थे। मिसेज मल्होत्रा के चेहरे पर एक खुशी भरी मुस्कान थी, जो अक्षरा ने पहले कभी नहीं देखी थी। अंजलि ने कहा, क्या तुम देख रही हो? तुम्हारे बिना वे एक असली 3 लोगों का परिवार हैं। अगर तुम्हें मिसेज मल्होत्रा की सच में परवाह है, तो तुम्हें उनसे दूर नहीं रहना चाहिए। आखिरकार अक्षरा चुपचाप वहां से निकल गई। वो सिर्फ हर साल मिसेज सिंह के जन्मदिन पर ही वापस आती, उनके दरवाजे पर एक छोटा सा तोहफा छोड़कर चली जाती। इतने सालों बाद शायद अब फिर से मिलने का समय आ गया था, है ना? अक्षरा ने मैसेज का जवाब दिया, मुझे तुम्हें खाना खिलाना चाहिए। इस शनिवार शाम 6 बजे मिलते हैं, वहीं मिलते हैं। उसने एक रेस्टोरेंट का लोकेशन भेज दिया। मल्होत्रा निवास जाना मतलब कभी कोई बहस शुरू हो सकती थी, इसीलिए बाहर मिलना बेहतर रहेगा, जहां वो मिसेज मल्होत्रा के साथ शांतिपूर्वक बात कर सके और उनका हाल चाल भी पूछ सके। मिसेज मल्होत्रा ने कहा, ठीक है, फिर मिलते हैं। मिसेज मल्होत्रा के साथ बातचीत खत्म करने के बाद अक्षरा ने ग्रैंडसन के कई नए व्हाट्सएप मैसेज देखे। जैसे जैसे मेरी दादी की उम्र बढ़ रही है, वे छोटे बच्चे जैसी हो गई हैं, तुम्हें बहुत धैर्य रखना होगा। उनकी नींद भी ठीक नहीं है, रात में उनकी नींद टूटती रहती है। उन्हें दिन में 2 नीली गोलियां लेनी है, एक सुबह और एक रात को। कुल मिलाकर 5 मैसेज थे। आखिरी में लिखा था, ऊपर वाले सभी निर्देश हमारे फैमिली डॉक्टर ने भेजे हैं।
मैं तुम्हारे समर्थन के लिए आभारी हूँ। अगर दादी को कोई परेशानी महसूस हो तो तुरंत मुझसे कांटेक्ट करो। ये पढ़कर अक्षरा ने चुपचाप बेडरूम में जाकर ग्रैंडसन को एक छोटी सी वीडियो भेज दी। सड़क से कुछ दूरी पर दो गाड़ियां बड़ी सावधानी से खड़ी थीं। पहली वैन पूरी तरह सुसज्जित थी और एक छोटे से सुइट जैसी लग रही थी। रेहान एक काले सूट में था और सोफे पर बैठा कंप्यूटर पर काम कर रहा था। मिसेस सिंह के फैमिली डॉक्टर कोने में बैठे थे, उनके चेहरे पर चिंता झलक रही थी, किसी भी इमरजेंसी के लिए तैयार। माहौल बदलने से मिसेस सिंह की नींद पर असर पड़ सकता था, जो उनकी कमजोर सेहत के लिए बहुत जरूरी थी। थोड़ी सी भी लापरवाही उनके लिए जोखिम भरी हो सकती थी। पीछे की कार में सभी इमरजेंसी उपकरण लोड थे, जो मिसेस सिंह की सुरक्षा के लिए तैयार थे। रेहान इन्हीं विचारों में खोया था, तभी उसका फोन बजा और एक नया व्हाट्सएप मैसेज आया। जांचते ही उसके हमेशा गंभीर चेहरे पर हल्की सी हैरानी झलक आए। फैमिली डॉक्टर ने तुरंत पूछा, क्या कुछ हुआ है मिसेस सिंह के साथ? रेहान ने होंठ भींच लिए और उन्हें वीडियो दिखा दी। वीडियो में मिसेस सिंह एक फूलों वाले बेडशीट पर आराम से सो रही थीं, यहाँ तक कि हल्के से खर्राटे भी ले रही थीं। रात के सिर्फ 9 बजे थे। आमतौर पर वे शुक्रगुजार रहते अगर मिसेस सिंह रात 1 बजे से पहले सो जाती। फैमिली डॉक्टर ने हैरानी से कहा, मिसेस सिंह इस लड़की के साथ बिल्कुल अलग व्यवहार कर रही हैं। अगर ये हमेशा उनके साथ रह सकती हैं, तो मुझे लगता है कि मिसेस सिंह की सेहत में काफ़ी सुधार होगा। बुढ़ापे में पहुंचने के बाद मिसेस सिंह का शरीर कमज़ोर हो गया था और नींद उनकी सेहत के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी थी। रेहान ने अपनी भौहें भींच लीं, उसकी आंखों में गंभीरता थी। अगले दिन रवाना होने से पहले अक्षरा ने बुजुर्ग महिला से विदा ली, जो एक लंबी और शांतिपूर्ण नींद के बाद बिल्कुल तरोताज़ा लग रही थी। मैंने समीर को आपके साथ रहने के लिए कह दिया है, वो जल्दी ही यहाँ आ जाएगा। ठीक है, छोटी बुजुर्ग महिला ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। बहुरानी, तुम कहाँ जा रही हो? किसी से मिलने? किससे मिलने जा रही हो? क्या जाना जरूरी है? हाँ, अगर वह अब रेहान सिंह से नहीं मिली तो उसे अपने विवाह के रजिस्ट्रेशन के समय ही उनके बारे में पता चलता। लेकिन उसकी कंपनी पब्लिक होने के इंतजार में थी और अक्षरा को तत्काल तलाक की जरूरत थी। बुजुर्ग महिला ने एक नाटकीय अंदाज में हाथ हिलाते हुए कहा, तो मैं अपने पोते को कह दूंगी कि वो तुम्हारे लिए मुलाकात का समय तय कर दे। मेरा पोते की बहुत जान पहचान है। अक्षरा ने मुस्कुराते हुए कहा, दादी, मुझे डर है कि आपका पोता मेरे काम का नहीं है। सिंह परिवार दिल्ली शहर का सबसे अमीर परिवार था। भले ही दादी का परिवार भी समृद्ध था, पर क्या वे सिंह परिवार से अधिक संपन्न हो सकते थे? वह अपनी इलेक्ट्रिक बाइक पर बैठकर सिंह ग्रुप की ओर निकल पड़ी। रेहान का शेड्यूल बहुत ही टाइट था, या तो वह काम कर रहा होता या मीटिंग, कोई फुर्सत का समय नहीं था। अक्षरा ने अभी रिसेप्शन पर कुछ कहा भी नहीं था कि रिसेप्शनिस्ट ने कहा, फिर से तुम? मिस्टर डेविस ने साफ कहा था कि मिस्टर सिंह आज कोई पार्सल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, तुम्हें ऊपर जाने की इजाज़त नहीं है। अक्षरा ने जवाब दिया, मैं यहाँ पार्सल देने नहीं आई हूँ, मैं तो। रिसेप्शनिस्ट ने उसे धीरज से टोका, तो क्या तुम्हारा अपॉइंटमेंट है? बिना अपॉइंटमेंट के तुम ऊपर नहीं जा सकती? अक्षरा कुछ कहने ही वाली थी कि उसने देखा रिसेप्शनिस्ट की आंखें चमक उठी। उसका असहज चेहरा अचानक ही बहुत ही स्वागत करने वाले रूप में बदल गया, क्योंकि उसके पीछे खड़ी एक व्यक्ति को उसने देखा। मिस सनाया, आप यहाँ हैं? अक्षरा ने पलटकर देखा और पाया कि सनाया खड़ी थी। बड़े शालीन और गंभीर अंदाज में सनाया ने रिसेप्शनिस्ट को एक हल्की सी मुस्कान दी। मैं अक्षय से मिलने आई हूँ। उसकी नज़र अक्षरा पर पड़ी और उसने एक हल्की फटकार के साथ कहा, अक्षरा, सिंह ग्रुप ऐसा स्थान नहीं है जहां कोई भी आसानी से आ सके। अगर तुम्हें मिस्टर सिंह से मिलने का इरादा है तो रिसेप्शनिस्ट को परेशान मत करो। अक्षरा को थोड़ी असमंजस हुई। कब उसने रिसेप्शनिस्ट को परेशान किया था? इस बीच ऊपर एक जरूरी दस्तावेज खत्म करने के बाद रेहान ने अपना फ़ोन उठाया और अपने चैट लिस्ट में सबसे ऊपर ग्रैनी केयर के मैसेज को देखा। यह उस महिला का अजीब सा व्हाट्सएप नाम था। उसने मैसेज भेजा, हेलो दादी, कैसी हैं आज? उसने तुरंत जवाब दिया, जब मैं घर से निकली सब ठीक था। रेहान ने भौहें सिकोड़ लीं, क्या तुम काम पर गई हो? ग्रैनी केयरटेकर वाले नंबर से रिप्लाई आया, हाँ। रेहान नाखुश हो गया। क्या उसने दादी को अकेला छोड़ दिया था? लेकिन चूंकि वह उसकी हायर की गई केयरटेकर नहीं थी, उसे हक नहीं था कि वह उसे कहे कि बस उसकी दादी का ही ख्याल रखे और कहीं और ना जाए। फिलहाल वह खुद उसकी मदद का जरूरतमंद था। रेहान ने एक पल सोचा और मैसेज किया, तुम अभी कहाँ हो?
मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। ग्रांट केयरटेकर ने मना नहीं किया और सीधे व्हाट्सएप पर एक पता भेज दिया। पता देखकर रिहान की आंखें थोड़ी तंग हो गईं। क्या ये सिंह ग्रुप के मुख्य द्वार का पता नहीं था? वह खड़ा हुआ और सीढ़ियां उतरने लगा। तो क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए ये स्टोरी।